NCERT साइंस क्लास 9 चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है के दौरान पदार्थों के बीच होने वाले संयोजन जो जुड़ते हैं पदार्थ, दो महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके द्वारा इनको समझा जा सकता है। तो कैसे कैसे रासायनिक संयोजन होता है, उनके नियम क्या हैं, तो यहाँ दो नियम बताए गए हैं। पहला नियम जो हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसा कि साफ लिखा हुआ है कि द्रव्यमान का संरक्षण हो जाना इस नियम में मेन है, यानी एक ऐसा नियम जिसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, कोई भी आप रासायनिक समीकरण देखिए, अगर C+O2, अगर हम C+O2 इज इक्वल टू C+O2 से CO2 बनता है, तो अगर आपने 1 kg C लिया है और मान लीजिए 2 kg O2 लिया है, तो यहाँ पे आपको 3 kg ही मिलेगा, 3 kg ही CO2 मिलेगा। यानी जो आपने अभिक्रिया में अभिकारक जो आपने यूज किया है, उत्पाद भी वैसा ही होगा। मतलब ये दोनों मिला के अगर 3 kg था तो ये भी आपको 3 kg ही मिलेगा, कहीं पे लॉस या गेन नहीं होगा। मतलब जितना आप उत्पाद लीजिएगा उतना ही, जितना आप अभिकारक लीजिएगा उतना ही उत्पाद भी बनेगा। यानी रिएक्टेंट जितना होगा प्रोडक्ट भी उतना ही होता है। दोनों का मास मतलब द्रव्यमान जो होता है सेम होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना तो द्रव्यमान घटेगा ना ही बढ़ेगा, एकदम फिक्स रहेगा। स्टार्टिंग में जितना था उतना ही लास्ट में भी रहेगा। तो यही लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो प्रतिपादक कौन थे, मतलब ये बनाए कौन थे, ये बताए कौन थे नियम, तो एंटोनी एल लेवॉइजर। और सिद्धांत इनका क्या था, प्रिंसिपल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होगा ना ही बनेगा वो, और ना ही उसका विनाश होगा। मतलब अभी जस्ट हम एग्जांपल में बता रहे थे कि जितना केजी आप रिएक्टेंट यानी अभिकारक लीजिएगा उतना ही आपका उत्पाद भी बनेगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। ना ही आप कोई सृजन कर पाइएगा, ना ही विनाश हो पाएगा, घटेगा और बढ़ेगा नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अर्थ क्या है, अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद जितने अभिकारक आप लिए थे और उत्पाद लिए थे का कुल द्रव्यमान हमेशा समान होगा। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये सेकेंड वाला है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो प्रतिपादक बनाए कौन थे, तो जोसेफ लुई प्रॉस्ट बनाए थे। इनका प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी यौगिक में तत्व जो है हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होता है। किसी भी यौगिक में, अभी इससे पहले वाले चैप्टर पे जो हम लोग यौगिक पढ़े थे वहाँ एक एग्जाम्पल हमेशा फिक्स रख रहे थे कि H2 का एग्जाम्पल ले लेते थे। तो इसमें जो तत्व है ये दो तत्व से बना है, H तत्व है और दूसरा, पहला तत्व H है, दूसरा O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। तो आप चाहे जल कहीं का यूज़ कीजिए, चाहे अपने घर का या कनाडा का, USA का, इंडिया का, किसी भी कंट्री का आप यूज़ करिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है द्रव्यमान का अनुपात उनका 1:8 ही होगा, हमेशा 1:8 में ही होगा। चाहे जल आप कहीं से भी उठाए हैं, इससे कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन उनके द्रव्यमान का जो निश्चित अनुपात होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है। इसी नियम को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है, इनका एक परमाणु सिद्धांत था, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया था परमाणु के बारे में। उस समय जो जितनी जानकारी थी उनको एक कलेक्शन के रूप में इनके लिए जाना जाता है। डाल्टन ने परमाणु को पदार्थ का मूलभूत कण माना। ऐसे तो उसके बाद परमाणु, आपको पता होगा एटम का नाम एटम क्यों पड़ा था, ये पता है? अगर नहीं पता है तो देखिए, ए मीन्स होता है नॉट और टर्म का मतलब होता है कट। जब ये बना था ना एटम, लोग सोचते थे कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको विभाजित नॉट कट, मतलब इसको नहीं काटा जा सकता है। तो उस समय जो अवधारणाएं थी वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के रूप में हम लोग को 5 लाइंस मिला था इसमें, तो वो देखते हैं।
तो उसमें कुछ सिद्धांत दिए थे डाल्टन ने, तो वो देखते हैं। पहला लाइन क्या था कि सभी पदार्थ जो हैं परमाणु नामक अति सूक्ष्म कणों से बने हैं। मतलब कोई भी पदार्थ आपके आसपास है, पदार्थ होता क्या होता है, जिसमें आयतन होता है और द्रव्यमान होता है। तो सभी पदार्थ परमाणु नामक अति सूक्ष्म कणों, मतलब सभी पदार्थ का सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा ना, उसी को परमाणु कहते हैं। अति सूक्ष्म कण है, यानी ये दिखेगा नहीं। परमाणु जो है अविभाज्य है, अभी जस्ट बता रहे थे, इसका नाम ही इसीलिए पड़ा एटम। ए मीन्स नहीं और टॉम मतलब काटना, मतलब जिसको काट नहीं सकते हैं। अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा इनका सिद्धांत का लाइन क्या था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है। अगर आप सेम एलिमेंट उठा लिए हैं, एक ही तत्व का एग्जांपल कोई भी दें, कोई भी आप धातु, अधातु या उपधातु से मान सकते हैं, जैसे आयरन, कोई भी आयरन कॉपर ले सकते हैं या कार्बन ले सकते हैं, या अधातु में कार्बन ऑक्सीजन, उपधातु में कोई ले सकते हैं, मेटलॉइड में भी एग्जांपल। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु जो हैं उनका द्रव्यमान जो होगा और रासायनिक गुण जो होगा हमेशा समान होगा। ये तीसरा इनका लाइन था। चौथा लाइन क्या था, ये आता भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों लाइन, कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब एक वाला है कि सेम होता है, अगर एक ही तत्व रहेगा तो सेम होगा। अगर विभिन्न तत्व हैं यानी अलग अलग तत्व हैं तो इनके रासायनिक गुण और द्रव्यमान अलग अलग होंगे। यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान, लेकिन अगर विभिन्न तत्व के परमाणु हैं तो इनके द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। लास्ट लाइन इनका था कि परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी यौगिक में जो परमाणु है वो आधा मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई यौगिक में आधा H मिला के हम कुछ काम कर लें। तो परमाणु जब भी मिलेगी ना, वो पूर्ण संख्या के ही अनुपात में मिलकर यौगिक बनती है। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, परमाणु और अणु, यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु क्या होता है, एटम के बारे में अभी जस्ट बताए थे। ए मीन्स होता है नॉट, टॉम मीन्स काटना। ऐसा कुछ नाम जानबूझ के शुरुआत में रखा गया। लोगों को लगता था कि ये आगे टॉमियो, यानी ये और आगे नहीं कटेगा, मतलब विभाजित नहीं हो सकता है, अविभाज्य ये कण होते हैं, लेकिन आगे विभाज्य हुआ। ये किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बहुत अच्छा मतलब डेफिनेशन है कि किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का सबसे छोटा कण जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को परमाणु कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सबसे छोटा कण ही परमाणु है। अब है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। मतलब बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु जो हैं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, जैसे O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना। इसके बाद क्या है कि केवल अक्रिय गैस जो होती है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन के परमाणु जो होते हैं वही स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। मतलब केवल अक्रिय गैस उन गैसों को कहा जाता है। पीरियडिक टेबल में आप देखते होंगे, पीरियडिक टेबल जो होता है उसमें जो सबसे लास्ट कॉर्नर में ये वाला जो होता है ना, उसी को अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होते हैं, मतलब ये किसी से नहीं ये रिएक्शन करते हैं। अक्रिय गैस किसी भी अन्य गैसों से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो गैस है, परमाणु, इनके परमाणु ही स्वतंत्र रूप में केवल पाए जाते हैं। मतलब इनके परमाणु ही केवल स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है तो U से उसको डिनोट करेंगे। और निकालते कैसे हैं, तो उनमें जितनी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब N+P अगर आप कर लेंगे तो वो आपको जो निकलेगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। मतलब पदार्थ के एटम में तीन चीज़ ही तो होता है। कोई भी पदार्थ के एटम जो होता है, परमाणु में तीन ही चीज़ होते हैं। अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अंदर में N+P होता है, और बाहर जो चक्कर लगाते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो 3 चीज़ होता है। और परमाणु द्रव्यमान जब भी निकालना है तो आपको पता करना है बस कि उस एलिमेंट का जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, उन दोनों को जोड़ लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, मानक क्या है परमाणु द्रव्यमान निकालने का, कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर वो होता है। तो सी यानी कार्बन का 12 यूनिट ये होता है आपका परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये तो था परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक अणु, मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु का समूह ही जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, मतलब परमाणु से ही अणु बनता है। जैसे एक अणु में दो दो या तीन तीन परमाणु होंगे, मतलब एक अणु में दो या दो से अधिक परमाणु आ जाएंगे और रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यह वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। हम लोग परमाणु के बारे में क्या पढ़े थे, सबसे छोटा कण होगा, किसी भी तत्व का सबसे जो सूक्ष्मतम कण होता है वो होता है। और दूसरा ये भी पढ़े थे कि वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन यहाँ अणु में हम लोग क्या देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में ये रह सकता है और यौगिक के सभी गुणधर्मों को दर्शाता है। यानी आप एक चीज़ तो समझ जाइए, तत्व का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे जो सूक्ष्मतम कण होगा वो होगा परमाणु। बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको कोई यौगिक का पूछ रहा है, यौगिक का सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो हो जाएगा अणु। यानी अणु जो है यौगिक का सूक्ष्मतम कण है और तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होगा वो परमाणु होगा। तो ये चीज़ हुआ ना, यौगिक के सभी गुणधर्मों को दर्शाता है। चूँकि अणु को आप देख लीजिएगा तो यौगिक का सारा, यानी चीनी का, मान लीजिए चीनी यौगिक है तो चीनी के एक अणु में चीनी का सारा गुण मौजूद है। जैसे पानी यौगिक है तो पानी के एक अणु में ही पानी का सारा प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा। जैसा पूरे पानी का प्रॉपर्टी है वैसा ही एक अणु में भी प्रॉपर्टी होगा ना। इसके बाद है परमाणुकता, एटॉमिसिटी। किसी अणु में उपस्थित जो परमाणु की संख्या होती है ना, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है, अभी जस्ट हम बता रहे थे कि अणु में होता क्या है। तो अणु अगर ये मान लीजिए है मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा क्या थे, ये एटम थे। एटम मतलब परमाणु था। कितना परमाणु किसी मॉलिक्यूल में है, इसी को तो एटॉमिसिटी बोलते हैं। मतलब किसी अणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है, मतलब ये मान लीजिए आपका अगर अणु है, मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने परमाणु हैं, कितने छोटे छोटे एटम हैं। जितने एटम होंगे ना, जितने परमाणु होंगे, उसी को एटॉमिसिटी कहेंगे। अब उदाहरण देखिए, जैसे हीलियम है, हीलियम में एक ही परमाणु होता है, देख के भी लग रहा है He के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, He के आसपास कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हीलियम में एक ही परमाणु है। O2H2 जैसे कि 2 लिखा हुआ है यानी द्विपरमाणुक है, बहुत ईजी है, देख के ही पता चल जाता है। O के बगल में 2 लिखा हुआ है, मतलब दो दो परमाणु इसमें जुड़ के एक अणु बनाया है। यानी O2 और H2 में द्विपरमाणुक हैं। और O3 जैसे कि देख के ही लग रहा है कि O के बगल में 3 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 3 परमाणु होंगे तब ये अणु बनेगा। यानी ओजोन का एक अणु में 3 परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। अब P4 है और S8 है, तो देख के ही लग रहा है कि P में 4 लिखा हुआ है, यानी फॉस्फोरस जो है उसकी परमाणुकता यानी एटोमिसिटी 4 हो गई। यानी इसका मतलब है कि फॉस्फोरस के एक अणु में 4 फॉस्फोरस के परमाणु होंगे। S8 लिखा हुआ है, S8 का मतलब है कि सल्फ़र का जो है, सल्फ़र के एक अणु में सल्फ़र के 8 परमाणु होंगे। यानी वन मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो 8 एटम होगा सल्फ़र में, ऐसा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सल्फ़र का जो एटोमिसिटी होता है वो 8 होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु, जितने परमाणु हैं उन सभी के द्रव्यमान का योग होता है। जैसे आपके पास H2O है, ये एक क्या है, अणु है, तो अणु में कितने कितने परमाणु हैं, तो H2O में कितने परमाणु हैं, तो H के हमारे 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं H के, और 1 परमाणु है हमारा O का। तो बस इसी का आप द्रव्यमान जोड़ लीजिए। तो जैसे यहाँ पे H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना था, तो 2 को 1 से गुना किया है। क्यों? क्योंकि एक जो है परमाणु मतलब हाइड्रोजन के
अणु का द्रव्यमान है, और यहाँ 16 से गुना किया है क्योंकि एक हमारा क्या था, एक ही ऑक्सीजन का परमाणु था, और परमाणु का ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो एक को 16 से गुना किया, तो 2 + 16 यानी 18 जो होगा 18, वो हमारे H2O का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। इस तरह से आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत आसान है। डायरेक्ट आप उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। किसी अणु में जितनी भी सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है, चूँकि अणु के अंदर ही परमाणु होते हैं, तो जितने जितने परमाणु हैं उनका द्रव्यमान से करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। 9 आयन, इसके बाद का टॉपिक हमारा है आयन। आयन होता क्या है? तो आयन जो है, आवेशित कण को आयन कहते हैं, आवेशित कण को आयन कहते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि आवेश कैसे आता है, तो शॉर्ट में ही थोड़ा समझते हैं, देखते हैं कि क्या है ये, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आयन कैसे बनता है। कोई भी परमाणु, अभी जस्ट एक परमाणु हम बनाए थे, कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें जो अंदर होता है वो होता है न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं। न्यूक्लियस होता है अंदर। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व होते रहता है, चक्कर काटते रहता है, यानी नाभिक और बाहरी कक्षा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे और बाहर में इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे कोई कहीं लिखता है कि आवेशित कण है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाहरी कक्षाओं में, जैसे ये परमाणु है, तो इस परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ई है, ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाता है उससे, या एक्स्ट्रा आ जाता है। मतलब प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो कुछ नहीं चार्ज होता है, तो 0 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी आवेशित कण है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, केवल इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से ही बना है। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है चार्ज होने में, क्योंकि प्रोटॉन तो इतना अंदर है, अंदर में प्रोटॉन हमारे परमाणु के अंदर, नाभिक में अंदर में होता है। प्रोटॉन बहुत अंदर होता है, इसको तो निकाला भी नहीं जा सकता, इसको टच भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर चार्ज कहीं का, जैसे ये इलेक्ट्रॉन सारा है बाहरी कक्षा पे रिवॉल्व कर रहा है, कभी कोई एटम का चार्ज कोई बोल रहा है, यानी आवेश कह रहा है कि आवेशित है, यानी पॉजिटिव +5 चार्ज है, या +2 चार्ज है, या -1 चार्ज है, -2 चार्ज है, ये जो बोल रहा है इसका मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो घटा है या बढ़ा है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई बोल रहा है कि कोई परमाणु नेगेटिव चार्ज हो गया है, अगर बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज हो गया है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और आप दे रहे हैं उस पर, बहुत बहुत इलेक्ट्रॉन उस पर दे दिए हैं, आवेश दे चढ़ा दिए हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि अगर कोई बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। प्रोटॉन से इस चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, भले वो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन रहता नाभिक में है, तो इसका उससे मतलब आवेशित कण होने से कोई नाता नहीं है। तो यही लिखा हुआ था कि आवेशित कण को आयन कहते हैं। आवेशित कण कैसे बनेगा अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ये धनावेशित आयन यानी धनायन, या ऋणावेशित आयन ऋणायन हो सकते हैं। आपको अभी जस्ट बताया ऋणावेशित आयन होने का क्या मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसमें जोड़ दिए, और धनावेशित आयन कहने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन को घटा लिए, इलेक्ट्रॉन को हटा लिए, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ते हैं तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन को जब घटाते हैं तो धनावेशित। अब है बहुपरमाणुक आयन यानी पॉली एटॉमिक आयन। ये क्या होता है? तो परमाणुओं का वह समूह है जिस पर नेट आवेश, नेट चार्ज जो होता है विद्यमान होता है। जैसे SO4, ये पूरा का पूरा एक अणु की तरह दिखता है, लेकिन फिर भी इस पर -2 लिखा हुआ है, 2- यानी SO4 का बहुपरमाणुक आयन इसको कहते हैं। NO3 भी एक एग्जाम्पल है। NO3 ऐसे तो दिख रहा है कि पूरा का पूरा अणु है, लेकिन फिर भी इस पर चार्ज माइनस का दिखा हुआ है, यानी इसके पूरे एटम को बैलेंस करने के लिए, यानी इस पूरे परमाणु अणु में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस पूरे परमाणु में अणु में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। SO4 के अणु में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया है, और NO3 के अणु में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा है वो है रासायनिक सूत्र लेखन।
राइटिंग केमिकल फार्मूला, कैसे हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं वो है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है बताता क्या क्या है, तो संघटक तत्वों उनमें कौन कौन सी एटम या मतलब परमाणु कौन कौन सी जुड़ी हुई है, और उनकी संयोजकता यानी वैलेंसी के अनुपात को दर्शाता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है उसके संघटक तत्वों और उनकी संयोजकता के अनुपात को दर्शाता है। संयोजकता क्या होती है, तो किसी तत्व के परमाणु की संयोजन की शक्ति ही उसकी संयोजकता होती है। मतलब किसी तत्व के परमाणु की संयोजन शक्ति, जिसे बंध कितने बंध वो बना सकता है, इसी को संयोजकता कहते हैं। सबकी संयोजकता अलग अलग होती है, जैसे O की संयोजकता 2 होती है, तो O की संयोजकता 2 होती है, ये बता रहे थे अभी। किसी तत्व के परमाणु की संयोजन शक्ति, मतलब परमाणु कितना संयोजन शक्ति लेके वहाँ पे है, उसे ही यानी कितना बंध बना सकता है, उसे ही हम लोग तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब है आयनिक यौगिक। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो धातु एवं अधातु के संयोजन से बने यौगिक जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड इसलिए कहता है क्योंकि वो अगर टूटते हैं तो आयंस देते हैं, जैसे उनको पानी में जब घोलेंगे तो आयंस यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में वो टूट जाते हैं। इनके सूत्र में आयनों के आवेश को संतुलित किया जाता है। NaCl जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा MgO और CaOH का होल 2। तो रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं वो एक बार जरा सा देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको NaCl का सूत्र लिखना है तो Na और Cl को जोड़ना होगा। Na की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी, Cl की भी वैलेंसी 1 होगी, यानी Na की संयोजकता जो शक्ति है वो 1 होती है और Cl की भी 1 होती है। अगर आप इसको उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारा वो परमाणु का संयोजन हो जाता है। रासायनिक सूत्र लिखा गया, Na 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, तो NaCl ये बना लिया। और अगर हमको MgCl बनाना है तो सेम, या कोई भी परमाणु बनाना है, संयोजन करना है, तो ऐसे ही होगा, सूत्र ऐसे ही लिखाएगा। देखिए अगर हम MgCl का देखते हैं तो MgO का देख लेते हैं। MgO, M की परमाणु जो संयोजकता होती है, मतलब ये संयोजकता 2 होती है Mg की, और O की भी 2 होती है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 2 कट ही जाएगा, ऐसे आएगा तो Mg2O2, लेकिन ये लिखा था MgO है, क्योंकि दोनों की समान है तो हम लोग दोनों 2 को हटा दिए। अगर वही MgCl के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो Mg की संयोजकता आपको पता है कितना होता है, 2, Cl की 1 होती है, तो उल्टा जो मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा लिखाएगा, Mg का 1 था तो कुछ नहीं लिखेंगे, MgCl2, ये ऐसा कुछ लिखा जाएगा। मतलब ये उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई होकर हमेशा रासायनिक सूत्र लिखाता है। CaOH का होल 2 में भी वही है। अभी हम CaOH का होल 2 का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। OH का होल 2 ये कैसे बना, तो बेसिकली Ca जो है इसकी संयोजकता 2 होती है और OH की संयोजकता जो होती है 1 होती है, तो ये उल्टा मल्टीप्लाई होके लिखा क्या जाता है, CaOH का होल 2। तो ये ऐसे लिखा जाता है CaOH का होल 2। तो इस तरह से रासायनिक सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी केमिकल फार्मूला को बना सकते हैं, अगर आपको उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी पता रहे तो हम लोग उसको आराम से बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास, ये क्या होता है, तो आयनिक यौगिक जो है उनके आयनिक द्रव्यमान के बजाय सूत्र इकाई द्रव्यमान का शब्द उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे परमाणुओं के अलग अलग अणु के बजाय आयनों के समूह होते हैं। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास आयनिक यौगिकों के केस में आणविक द्रव्यमान के लिए हम लोग लिखते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल है क्या, तो मोल एक नंबर है, मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके कणों की संख्या निश्चित होती है। जैसे 1 दर्जन बोलते हैं ना, 1 डजन, 1 डजन, यानी 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। उसी तरह 1 मोल में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने अणु होंगे या परमाणु होंगे। मतलब ये एक संख्या है, मोल कुछ नहीं है, मोल एक संख्या है। अब देखते हैं, तो मोल जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके कणों यानी परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, जो भी हो उसकी संख्या निश्चित होती है। और अवोगाद्रो संख्या भी इसको बोलते हैं, Na से डिनोट करते हैं, कैपिटल Na से। किसी भी पदार्थ में 1 मोल
किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या जो है वो कितनी होगी। देखिए यही अभी बता रहे थे कि जैसे 1 दर्जन में हम बोलेंगे तो 12 हो जाएगा, तो उसी तरह 1 मोल अगर कोई पदार्थ का लेते हैं तो उसमें टोटल नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 ये हमारा मोल का संख्या हो जाएगा। 1 मोल का वैल्यू हमेशा यही होता है, इतने कण होंगे। 1 मोल लेंगे तो इतना कण, 2 मोल लेंगे तो इसका दोगुना कण हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से चलता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो मोलर मास क्या होता है, किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसी को मोलर मास कहते हैं। ग्राम में देखिए किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसी को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब है संख्यात्मक रूप से यह परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होता है। जैसे ऑक्सीजन का 16 U था, तो ऑक्सीजन का अगर ग्राम में हम बोलेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 U लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का 1 मोल ऑक्सीजन का अगर हम बोलेंगे कि मास क्या है तो यही 16 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से ही चलता है, इसलिए लिखा हुआ है कि संख्यात्मक रूप से वह परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इकाई जो है वो ग्राम में हमेशा लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ 1 मोल लेने पे जो उसका हम लोग वेट लेंगे तो वो ग्राम में ही लिखाता है, GM में होती है। उदाहरण के लिए O2 का आणविक द्रव्यमान 32 है। ये हम ऑक्सीजन के एक एटम का बता रहे थे, यहाँ O2 जो है वो अणु का बताया गया है। तो O2 अगर आप ले लेंगे तो उसी का दोगुना हो जाएगा, 2 आ गया, तो इसका 32 U जो होगा ये एटॉमिक आणविक द्रव्यमान है, और अगर 1 मोल का बोलेंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा। तो ये था O का आणविक द्रव्यमान, यानी 32 U हो जाएगा O2 का। तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 U, और O2 का अगर 1 मोल O2 ले लेंगे यानी O2 का मोलर मास हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान ये 32 ग्राम। तो अब कह सकते हैं कि 32 ग्राम अगर O2 कोई आपको दे दे तो उसमें कितने O2 होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने उसके कण आ गए। यानी 1 मोल अगर आपको O2 कोई दे दिया तो O2 के कितने कण आएंगे, तो इतने सारे कण आपके पास आ गए, और इसका मास क्या हो जाएगा, तो 32 ग्राम हो जाएगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि मोलर द्रव्यमान जो है ना हमेशा ग्राम में ही मेजर करते हैं, और अगर उसका हम आणविक द्रव्यमान मेजर करना होता तो U में मेजर करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। टोटल जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, नाउ कंप्लीटेड। A lot of thanks for watching, subscribing, liking, sharing and supporting a lot. Thanks again and again.